दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी अब भी बढ़ा रखी है। दिल्ली एनसीआर पर स्मॉग की चादर साफ देखी जा सकती है। दिल्ली वालों के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग भी जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर प्रदूषण की चादर बिछी हुई है। यही हाल इंडिया गेट और पृथ्वीराज रोड का भी है। लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस हो रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये प्रदूषण खतरे की घंटी है। इसलिए आप घर पर ही रहें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि दिन में अंधेरा छाया हुआ है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर को लगातार पोल्यूशन ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। इस वक्त मैं करनाल रोड पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सड़कों पर देखिए किस कदर धुंध आपको नजर आएगी। ये तस्वीर है करनाल रोड की। आसपास आप देखेंगे तो धुंध की एक मोटी परत नजर आएगी। आपको बता दें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जो दिल्ली के आंकड़े हैं, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, मतलब सीवियर कैटेगरी में है। मैं अगर ये पूरा इलाका आपको और ये सड़क दिखाना चाहूँ तो देखिए कि यहाँ सभी तरफ आपको एक धुंध नजर आएगी। और दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं, मसलन जहांगीरपुरी, नरेला, बवाना, एयरपोर्ट, वजीरपुर, जहां 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, मतलब सीवियर कैटेगरी में है। इसके अलावा एनसीआर में भी हालात खराब हैं। गुड़गांव में वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है, जबकि नोएडा में सबसे ज्यादा हालात खराब है। पूरे एनसीआर में 499 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सीवियर कैटेगरी। आप समझ सकते हैं कि किस कदर हालात पूरे दिल्ली एनसीआर में खराब है और जो हवा है वो लगातार जहरीली बनी हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, जावेद मंसूरी और आनंद तिवारी। सबसे पहले जावेद, मैं आपका रुख करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था तो सरकारों को कुछ खास निर्देश दिए गए थे। उसके बाद लगा था कि शायद हालात सुधरेंगे प्रदूषण को लेकर, लेकिन परिस्थितियां अभी जस की तस ही नजर आ रही हैं। बिल्कुल रवि, तस्वीरें तो यही कह रही हैं। जिस तरह से आज दिल्ली में स्मोक की चादर जगह जगह देखी जा रही है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर के पास हूं, कुंडली एरिया में, और मैं आपको यहाँ की भी तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए कितनी ज्यादा धुंध नजर आएगी, जो ये दर्शाती है कि लोगों को कितनी परेशानी होती है। ये जो स्मोक की चादर है ये पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से छाई हुई है। पिछले दिनों कई कदम उठाए गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनसीआर में जो पाबंदियां कई तरह की लगाई गई, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर कई जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है वहां पर 400 से ज्यादा है, मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कदम उठाए गए थे इस प्रदूषण को रोकने के लिए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब हो रही है। जी, साफ तौर से जावेद हम देख रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदल रही हैं। अब भी दिल्ली के वायुमंडल में प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ बने हैं। आनंद, आप भी कुछ तस्वीरें दिखाएं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम गाजीपुर पर खड़े हुए हैं और गाजियाबाद का इलाका है। चूंकि नोएडा में खराब श्रेणी में है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 सबसे ज्यादा एनसीआर में। गाजियाबाद में भी हालत कोई ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी भी आप जो एक मॉल है उसके पास जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल स्मोक की चादर है, ये कोई कोहरा नहीं है। और अभी भी करीबन 15 दिन का से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी सरकारें अभी नाकाफी हैं कि वो पूरी तरह से कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएं ताकि जो प्रदूषण है उससे लोगों को कम से कम दो चार ना होना पड़े। और इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को आ रही हैं। कई डॉक्टरों ने बोला है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो खास तौर पर घर में रहे, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। और
लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं कि प्रदूषण के स्तर को जो है वो कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और न्यूज़ 18 इंडिया भी तमाम लोगों से ये अपील कर रहा है जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपको अगर कोई ज़रूरी काम हो तो तभी घर से निकलें, और जब घर से निकलें तो ज़रूर मास्क पहने, क्योंकि अभी प्रदूषण को लेकर हालात बदले ही नहीं हैं। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में लोगों को प्रदूषण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉर्निंग वॉक के दौरान आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो किस तरीके से फॉलो हो पाते हैं, हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है इसके लिए कि हम प्रदूषण को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। हमसे जितना हो सकता है उस स्तर पर हमें भी प्रयास करना चाहिए। कदम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच और विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच तालमेल नहीं है। उस सरकारें ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखती हैं, अलग अलग राज्य की सरकारें, पूरा एक मुकम्मल नज़रिया उनका नहीं बनता है पोल्यूशन से निपटने के बारे में। सरकार ने अपने हिसाब से जो भी कदम उठाए मुझे लग रहा सही है, एंड बट आई थिंक देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप सुन रहे थे किस तरह से लोगों को अभी भी स्मॉग की इस मोटी चादर से काफी दिक्कत हो रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं, आनंद और जावेद। जावेद, कहा यह गया था कि तमाम राज्यों की सरकारों के बीच, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनके बीच तालमेल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस दी गई थी कि सरकारों को समन्वय बनाना चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए ताकि इस प्रदूषण से निजात मिले। क्या सरकारें मिलकर बात कर रही हैं? क्योंकि अभी तो हमें किसी तरह से हालात बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, वायु गुणवत्ता आयोग की जो बैठक हुई थी उसमें जो राज्य थे, दिल्ली के आसपास के राज्य, वहां के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और एक एनसीआर के लिए एक प्लान तैयार किया गया, तो वो भी हमने देखा। लेकिन अब जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि अभी भी जो स्थिति है वो सुधरी नहीं है। जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार खराब है। 400 से ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली के कई इलाकों में, वो अभी भी बना हुआ सीवियर कैटेगरी है। नोएडा में हमारे सहयोगी बता रहे थे, आनंद तिवारी, 499 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। तो जो कदम उठाए गए थे वो निश्चित तौर पर एक नाकाफी साबित हो रहे हैं। जरूरत देखिए रवि इस बात की है कि ये हर मौसम में हर साल इसी तरह से पॉल्यूशन होता है, उसी वक्त कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये एक रूटीन के तहत खुद से कम होगा तो फिर ये पॉल्यूशन मुद्दा नहीं रहता है, फिर अगले साल इसी तरह के हालात बनेंगे। तो ये स्थिति लगातार पिछले कई सालों से बनी हुई है। तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या फिर आसपास के जो राज्य हैं, एक ठोस कदम, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि इस पॉल्यूशन से निजात मिल सके। तो ये हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। तमाम जो एक्टिव थी एजेंसीज वो कदम भी उठाए गए, लेकिन वो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित यहां पर हो रहे हैं। आनंद, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है कि 0 से 50 इंसानों के लिए बेहतर माना जाता है। नोएडा में 499 के पास पहुंच गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गैस चैम्बर में लोग वहां पर रह रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल रवि, जिस तरह से सर्दी ने दस्तक दे दी है और लोग छोटी मोटी जो मौसमी बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, उसके ऊपर अगर प्रदूषण की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है तो उससे खासा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तमाम बड़े डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रदूषण है और जिसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आज सबसे खराब श्रेणी में है नोएडा का प्रदूषण का स्तर 499 AQI है। ये बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा घातक है, खास तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और इसको लेकर देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकारें क्या और ठोस कदम उठाएंगी, क्योंकि देखिए पहले इस साल की नहीं है, हर साल ये होता है कि दीपावली से अगले 15, 20 या 25 दिनों तक, 1 महीने तक जो प्रदूषण की मार है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ती है। दिल्ली सरकार ने अभी पानी का छिड़काव भी शुरू करा है। जो दमकल विभाग की टीमें हैं वो लगातार पानी का छिड़काव कर रही है और पिछले साल भी करीबन 20 लाख लीटर पानी का छिड़काव जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया गया था। नोएडा में ये तस्वीर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से गाजियाबाद, नोएडा प्रशासन इसको लेके क्या और कदम उठाते हैं ताकि प्रदूषण की जो मार है उससे लोगों को बचाया जा सके। जी, बने रहे आनंद आप हमारे साथ। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर भी प्रदूषण का हाल कुछ अच्छा नहीं है।
पहले से प्रदूषण कम है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। सिंघू बॉर्डर के आसपास आसमान में स्मॉग की चादर दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अभी भी दिल्ली के वायुमंडल में स्मॉग की मोटी चादर नजर आ रही है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को। ये हालात 2-3 दिन से नहीं है, ये हालात दिवाली के बाद जस के तस बने हुए हैं। जावेद, जिस तरह से आप कह रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि वायु प्रदूषण को लेकर क्यों ठोस रणनीति नहीं बनाती है सरकारें। क्योंकि दिवाली होती है, 2 से 3 दिन चर्चा हो जाती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि सरकार ने साफ तौर से कभी पराली को जिम्मेदार ठहराया, कभी 4 व्हीलर को जिम्मेदार ठहराया। तो एक ठोस रणनीति सरकारों के पास क्यों नहीं है वायु प्रदूषण को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तो हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया था, जिसमें पराली का जो पोर्शन है इस पॉल्यूशन में, उसको लेकर चर्चा हुई थी। ये जो 2 महीने बताए गए थे उस हलफनामे में, उसमें 30 से 40% पराली का पोल्यूशन बताया गया था। हालांकि उससे पहले पराली के पोल्यूशन को लेकर एक विवाद भी हुआ था जब 4% की बात हुई थी, लेकिन फिर उस पर स्थिति केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। तो अब ये बहुत जरूरी है कि इस मौसम में ही जब हालात खराब होते हैं तो एक ठोस रणनीति बनाई जाए। केंद्र सरकार ने जो एक राज्य है सभी के साथ मिलकर कोशिश जरूर की, कदम उठाए गए। एनसीआर के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है, लेकिन वो फिलहाल नाकाफी नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए, ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से धुंध नजर आएगी। बिल्कुल ये स्मोक की चादर बनी हुई है। यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नरेला है। नरेला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 बना हुआ है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है। और दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में रह रहकर जो पोल्यूशन लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। कल या परसों कुछ कम हुआ था, वेरी पुअर कैटेगरी में आया था। हालांकि औसत अभी भी वेरी पुअर में, लेकिन कई इलाके ऐसे जहां 400 से ज्यादा है। तो स्थिति बहुत खराब है। जो जरूरत है वो ये कि रणनीति बनाई जाए, ठोस कदम उठाए जाए। जो हर साल ये पोल्यूशन आता है वो न देखना पड़े। बिल्कुल, हर साल चर्चाएं होती हैं, हर साल 2 से 3 हफ्ते तक चर्चा होती है वायु प्रदूषण को लेकर कि हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हर साल तस्वीरें इसी तरह से ही नजर आती हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जब सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा आई थी कि क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, लेकिन जब तक गाजियाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो उस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। जी देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे थे कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, लेकिन उसको लेकर एनसीआर की क्या रणनीति ये भी साफ होना चाहिए। रवि, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से देखिए दिल्ली भी लगता है, गाजियाबाद भी लगता है और नोएडा भी लगता है। तीनों जगह सूरत हाल लगभग एक जैसा है। देखिए इस तरफ जहाँ पे मेरा कैमरा पर्सन अजय आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का साइड का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोहरे की चादर नहीं है, पूरी तरह से ये प्रदूषण की चादर, एक तरीके से स्मॉग है। और अगर मेरे पीछे जाएं तो आप देखिए यहाँ पर ये नोएडा का पूरा इलाका है और देखिए ये नोएडा का पूरा इलाका है। यहाँ भी अगर आप आसमान में देखेंगे तो बिल्कुल प्रदूषण जो है वो आपको नजर आएगा, उसकी चादर जो है वो नजर आएगी। और हमारे एकदम पीछे बिल्कुल गाजियाबाद है जहाँ पर एक बड़ा मॉल है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ये धुंध है। दरअसल ये पूरी तरह से वायु प्रदूषण है। वाकई में तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं 9 बजे और सबको इस बात की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आखिर वो क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने बात की कृषि कानून वापस लेने की और उसके बाद से लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और गाजीपुर बॉर्डर पहला बॉर्डर है जहां पर किसानों ने अपना पहला तंबू गाड़ा था। और तस्वीरें अगर मैं एक बार सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा दूं तो देखिए अभी भी लगातार किसानों के तंबू यहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि अब
जब से ये फैसला आया उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि किसान हटेंगे, लेकिन किसानों ने यहाँ पर अब एक और नई मांग रख दी है। और राकेश टिकैत ने तो पहले ही कह दिया है कि जब तक लिखित रूप से पूरे कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं माहौल पूरा बना हुआ है, किसानों के तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं। अब साथ साथ उन्होंने MSP पर कानून लाने की बात कर दी है, यानी कि अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि आज बैठक भी होगी, उसमें किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, सबसे दिलचस्प बात यही होगी, क्योंकि किसान अभी भी लगातार अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि MSP को लेकर अभी कानून नहीं बना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि कल अपने संबोधन में जिक्र भी किया, कि काफी कोशिश की गई थी किसानों को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा पाए। MSP का अभी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसान को होता है। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे। कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की, और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके बाद में हम ऑथेंटिक बयान उसके बाद में देंगे। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि 11 महीने से 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो देखिए, अब लगातार जो मांग की जा रही थी किसानों की ओर से, वो मांग पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही उस पर मुहर लगा दी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान यहां पर डटे हुए हैं। खुद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लें, सिंधु बॉर्डर की बात कर लें, टिकरी बॉर्डर की बात कर लें, किसान लगातार अभी भी यहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी अब ये मांग है कि अब MSP को लेकर भी एक कानून जरूर आना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 9 बजे कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होता है, उसमें वो जिक्र करते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो आप तक पहुंचाना, आपको सुनाना बेहद जरूरी है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मसले पर, तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। MSP है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे, और विपक्ष की ओर से, विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। बात करते हैं RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से। सर, 3 जो कृषि कानून आए थे उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के आगामी सत्र में इसको वापस किया जाएगा। विश्व का सबसे लंबा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुआ अपने देश में, किसानों ने किया बिना खून खराबी के, अपना बलिदान दे करके लोगों ने सत्याग्रह किया। MSP है, MSP उसको आप वापस करिए, लागू करिए नए सिरे से। जो मार्केट का से देता है किसान, उसके मूल्य के पर आधारित दाम फिक्स होना चाहिए अनाजों का, उनकी फसल का। तो ये मांग है। और बिजली वाला है, बिजली बिल भी जो वहाँ लागू किए उस सबको वापस लेना पड़ेगा। देखा TV में लोग भी बोल रहे हैं, मांग रहे हैं। तो जीत हुई है संविधान की, और जो पूंजीपतियों की हार हुई है इसमें। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे इस बात का ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से, लगभग 1 साल का समय पूरा होने वाला है, लेकिन किसान लगातार डटे हुए हैं। खासतौर पर अगर स्थानीय लोगों की बात जरूर हो रही हैं, लेकिन साथ साथ तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो हमने आपको बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर उनका आभार जताया, और उन्होंने ये भी कहा कि इन कानूनों को फायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा। और क्या कुछ कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, वो सुनिया।
प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो देखिए 9 बजे ऐलान होता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत समझाने की कोशिश की गई किसानों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझा नहीं पाए। और साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि आगे और मेहनत करूंगा, हमेशा किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरि रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन साथ साथ बीजेपी ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत किया और उसको स्वागत करते हुए और क्या कहा सुनिए। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लेकिन इस पूरे मसले पर जब से ये फैसला सुनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से सियासत भी जमकर हो रही है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने इस पूरे फैसले को सियासत से जोड़ते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। और साथ साथ खुद राकेश टिकैत ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा। उन्होंने पहले तो स्वागत किया और आगे क्या उनकी रणनीति होगी, क्या कुछ उनका कहना है, वो भी आप सुनिए। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसानों को होता है। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे। कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके बाद में हम ऑथेंटिक बयान उसके बाद में देंगे। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि 11 महीने से 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो देखिए इस फैसले के बाद, कृषि कानून की वापसी के फैसले के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई, साथ साथ तमाम किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब साथ साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो किसानों के समर्थन में अक्सर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने सबसे पहले तो आभार जताया प्रधानमंत्री मोदी का और साथ साथ क्या कुछ कहा इसको लेकर, इस फैसले को लेकर, एक बार सुनिए। खेती कानूनों को लेकर लगातार ये रेड़का बना हुआ था कि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जश्न का माहौल है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिव नजर थे। होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे और अब
जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है, और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है, और ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता बातचीत में करो, लेकिन ऐसे कहना कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे, फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बढ़ाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू है उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने देख ली हैं, लेकिन साथ साथ देखिए यहाँ अगर गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं तो सिंघू बॉर्डर की भी यही तस्वीर है, फिलहाल टिकरी बॉर्डर की भी यही तस्वीर है। किसान लगातार 1 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं, आगे की क्या उनकी रणनीति होगी, चलेंगे पहले जावेद मंसूरी के पास जो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर हमें दिखाएंगे। जावेद, एक बार दिखाइए वहां पर क्या किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बैठक भी होने वाली है, उससे पहले क्या स्थितियां वहां पर है किसानों की? देखिए, कल जिस तरह से तीनों कानून वापस लेने का ऐलान पीएम मोदी ने किया था, उसके बाद जो सभी तीनों बॉर्डर्स हैं वहां पर जश्न की तस्वीरें दिखाई दी। फिर लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर किसान कब वापस लौटेंगे। लेकिन मैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ अभी जो किसानों के तंबू हैं वो जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि वो अगली बैठक करेंगे, उसके बाद रणनीति तय करेंगे। और कल रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा था कि 3 कानूनों की वापसी के साथ साथ एमएसपी पर गारंटी उनकी एक मुख्य मांग थी, जिसके बाद वो आगे फैसला लेंगे। तो आज पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक है सिंघू बॉर्डर पर, और उसके बाद जल्द ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो सबसे बड़ी बॉडी है जो किसान संगठनों की, जो हर फैसले लेती है, नीतिगत फैसले लेती है, उसमें क्या तय होता है इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन एक बात साफ कर चुके हैं कि वो संसद का जब सत्र होगा उसमें जो प्रोसेस है जब वापस लिया जाएगा उसके बाद आगे का कदम तय किया जाएगा। तो फिलहाल जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ किसान अभी भी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी सिंघू बॉर्डर की भी वही तस्वीर है, लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं। और साथ साथ यहाँ अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ भी जो किसान हैं उन्होंने अपने तंबू लगाए हुए हैं। एक बार तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये पहला बॉर्डर था जहाँ पर पहले किसानों ने अपने तंबू गाड़े थे और तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज बैठक होगी, उसमें आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी कि आगे आखिर किसान क्या कुछ कहेंगे। और राकेश टिकैत ने आपसे थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बातचीत भी की, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। अब हमारा साथ है किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ है। सर, कल देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन आपने कहा अभी आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक संसद में लिखित रूप में सरकार नहीं बोल देती है। ये आज तय करेंगे हम पार्लियामेंट में क्या होगा। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है तो उसमें हम तय करेंगे, और जो भी ऑथेंटिक घोषणा होगी वो 4-5 बजे के आसपास होगी। सर, लग रहा है कि सर सरकार बोल रही है कि अब किसानों को अपने खेतों घर लौट जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि कई मुद्दे हैं, एमएसपी का मुद्दा और मुद्दे, उन पर बात होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। जब ही जाना चाहिए, जय जवान, जब ही जाना चाहिए। जय जवान, जय किसान। सर, जो 2:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसके बाद आपका निर्णय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आगे क्या निर्णय? हाँ, 2:30 बजे जो निर्णय होगा उसी पे ही हम बताएंगे। ये लेकिन अभी आंदोलन जारी रहेगा सर? आंदोलन कहाँ जा रहे हैं यही सर, लेकिन सर आपका गतिरोध सरकार के साथ, लेकिन उस पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ उठा रही हैं। कल भी जिस तरह से देखा, उठा लेने दो लाभ तो सबको उठाना चाहिए। जब प्रसाद बटे तो सबको लेना चाहिए। और सर, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इससे चुनाव आ रहे हैं, उसको लेके ये फैसला लिया गया है। अरे क्या पता किसने कैसे ले लिया, हो गया एक मामला, कैसे ले लिया, ले लेने दो।
तो अभी सर मुद्दे जब पूरे तरह से सरकार से हो जाएंगे बैठ के, उसके बाद ही आंदोलन? हाँ, उसके बाद ही मुद्दे जब समाधान हो जाएगा, जब ही उसके बाद। लेकिन सर सरकार बोल रही है सत्र आएगा और इसको बिल्कुल हम कागज पे ले आएंगे खत्म करने के लिए। हाँ करेंगे, आने दो, सत्र भी आ गया, सत्र में कई दिन रहेंगे, जहाँ 12 महीने हो गए और 10 दिन में पता चल जाएगा सारा। शुक्रिया। तो ये थे राकेश टिकैत साहब, जिनका कहना है कि पार्लियामेंट में जब तक लिखित रूप में सरकार तमाम कानूनों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगी, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एमएसपी को लेकर तमाम और ऐसे मुद्दे जिन पर अभी सरकार के साथ किसान नेताओं को बात करना है। और आज सिंघू बॉर्डर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक अहम बैठक होगी, उसके बाद राकेश टिकैत साहब का कहना है कि आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तो आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी ये तो हमारी एक मांग थी, लेकिन और भी मांगे हैं और बातचीत करना चाहते हैं वो सरकार से। तो देखना होगा, आज बैठक भी होगी क्योंकि, और हम हर अपडेट इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हूं, मेरे तमाम सहयोगी भी अलग अलग बॉर्डर में मौजूद है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ...2020 में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूँ, और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा।